अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक नए मॉड्यूल के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों दुनिया भर में कस्टमर्स के साथ जब इंटरव्यू किए गए तो उससे ये जानने की कोशिश की गई कि टॉप सेल्समैन जो होते हैं उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो 3 ऐसी क्वालिटीज़ पता चली जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो लोग टॉप सेल्स पर्सन होते हैं और उसको कहा गया द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सेलिंग। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ये ट्रायंगल इस वक्त मैंने बना चुका हूँ बोर्ड पर ताकि जो है आपको वाजे हो जाए और मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो दोस्तों उसमें जो सबसे पहला था वो था फ्रेंड। जब कस्टमर को ये लगे कि ये सेल्स पर्सन के साथ मेरी जो है ज़बरदस्त एक लॉयल्टी बाउंड बन चुका है, ये मेरा जेन्युइन फ्रेंड है, ये मेरी वेलबींग के लिए सोचता है और जो है ये मेरा कभी भी मुझे कोई बात हाइड नहीं करेगा मुझसे और जो भी प्रोडक्ट और सर्विस की सच्चाई हो मेरे सामने रख देगा। और जब उसको ये फीलिंग आ जाती है एक फ्रेंडशिप की, तो फिर उसके बाद जो है वो फील करता है कि ये सेल्स पर्सन एक राइट पर्सन है मेरे लिए। इसके लिए शेक्सपियर ने एक वर्ड भी यूज किया था और वो था हुप्स ऑफ स्टील। तो दोस्तों ये वो दोस्ती का रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ जो कि इंसान को, सेल्स पर्सन को टॉप सेल्स पर्सन में शामिल कर देता है। इसके लिए मैं आपको अपनी लाइफ की एक मिसाल देता हूँ। एक मेरा कस्टमर था जो कि यूफोन में काम करता था, वो खुद भी एक मैनेजर सेल्स था और मैंने जब उसको पहली दफ़ा एक गाड़ी मैंने जो है वो इस्लामिक फाइनेंस पे मैंने उसको दी थी, उसके बाद एक ऐसी दोस्ती में हमारी ज़बरदस्त हो गई थी कि वो ना मुझसे फिर कभी रेट पूछता था और ना मुझसे कभी और किसी चीज़ के बारे में पूछता था। उसको जब गाड़ी चाहिए होती थी वो सिर्फ मुझे कॉल करता था और मुझसे ही लेता था। जब मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी और मैं किसी दूसरे बैंक में गया तो उसको उस कंसर्न नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, उसको कंसर्न था मुझसे, उसकी दोस्ती थी मुझसे। तो वो फिर जब मैं दूसरी जगह गया तो वहाँ पे भी वो मुझसे जो है उसने हाउस फाइनेंसिंग ली। तो ये दोस्तों एक दोस्ती होती है जो एक ऐसा बाउंड क्रिएट कर देती है, एक ऐसा समझ लें कि एक लॉयल्टी आ जाती है कि फिर वो कस्टमर जो है ना वो कॉम्पिटिटर को नहीं देखता बल्कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को देखता है। दोस्तों इस ट्रायंगल की जो दूसरी चीज़ है वो है एडवाइज़र। जब कस्टमर को ये लगे कि जो सेल्स पर्सन है ये एक एक्सपर्ट एडवाइज़र है मेरी ज़िंदगी में और ये ना सिर्फ इस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में मुझे एडवाइस करेगा बल्कि मेरी लाइफ में अगर और कोई दूसरी प्रॉब्लम भी होती है तो उस प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड और उससे बाहर भी, तो ये मुझे उसके लिए एक एडवाइस करेगा। मुझे याद है, जो लोग कराची में विज़िट किया होगा उनको पता होगा, कराची में डिफेंस में एक ऑफिस था आईटी का। मैं वहाँ पे गया फाइनेंसिंग के हवाले से। तो जब मैं वहाँ के सीईओ से मिला तो उनको कुछ 25 लाख रुपए चाहिए थे उस वक्त। तो जब मैंने उनको अपनी ऑफ़र दी तो उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया एक और जगह पर और उन्होंने जिसको फ़ोन किया, इत्तेफाक की बात है क्योंकि आपको पता है एक ही फील्ड में आदमी होता है तो जानता है एक दूसरे को, उन्होंने जिस लड़के को फ़ोन किया मैं उसको जानता था और मेरे सामने उन्होंने फ़ोन किया उसको और फ़ोन करके मेरी ऑफ़र के बारे में उससे एडवाइस ली। दोस्तों ये सबसे बड़ी पहचान है कि आप एडवाइज़र बन चुके हैं या नहीं, कि जब कोई शख्स कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस खरीदे और अपने सेल्स पर्सन को, यानी कि आपको अगर वो कॉल करके उसके बारे में एडवाइस लेता है, समझ जाएं कि आप एक एक्सपर्ट एडवाइज़र बन चुके हैं एज अ सेल्स पर्सन अपने क्लाइंट के लिए, अपने कस्टमर के लिए, और समझ जाएं कि आप टॉप सेल्स पर्सन में शामिल हो चुके हैं। इसमें जो दोस्तों तीसरा है वो है टीचर। देखें ये हमेशा याद रखें, जो सेल्स पर्सन इस ट्रबल को अपने ऊपर लेता है कि वो कस्टमर को एजुकेट करता है प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए, कि आप किस तरीके से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं इस प्रोडक्ट और सर्विस से, और ये नहीं कि सिर्फ आपने उसको सेल किया और आप जो है रन अवे हो गए, नहीं, आपने उसको मुस्तकिल एजुकेट किया और उसके सही इस्तेमाल के बारे में बताया। ये बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी थी टीचर के हवाले से। इसके लिए मैं आपके साथ एक शेयर करता हूं बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल, और वो थी IBM की। दोस्तों 1980 में IBM एक टॉप की कंपनी थी, पूरी दुनिया उसको एडमायर करती थी। उसके बाद क्या किया कि IBM एक नया प्रेसिडेंट लेके आया जो कि अपनी एक नई फिलॉसफी के साथ आया, और उसकी फिलॉसफी ये थी कि IBM जो है वो अब कोई मार्केटिंग और जो है ना वो सेलिंग के लिए जो है ना नहीं है प्रोडक्ट और सर्विस की, बल्कि अब IBM एक इंजीनियरिंग कंपनी है। और उसने क्या किया कि सेल्स जितनी भी टीम थी सेल्स और मार्केटिंग की, उनको इतने ज़्यादा पेपर वर्क में उलझा दिया, इतनी ज़्यादा सेल्स रिपोर्ट में उलझा दिया कि जो है उनका समझ ले सारा वक्त उन्हीं चीज़ों में लगा रहता।
और एक टोल फ्री नंबर बना दिया, जैसे होता है ना 800, कि जिसको भी अगर कोई तकलीफ है तो उस नंबर पर कॉल करे और फेसलेस टेक्नीशियन से जो है ना वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। होना क्या था, IBM की सेल एकदम नीचे गिर गई बिल्कुल, और उनके जो मार्केट शेयर थे वो 50% नीचे चले गए। उसके बाद वॉल स्ट्रीट ने यहां तक कह दिया कि IBM को 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाए और उसका एक एक हिस्सा कॉम्पिटिटर को बेच दिया जाए। क्योंकि जब IBM ने ऐसा किया था कि सेल्स को पेपर वर्क में उलझा दिया और इंजीनियरिंग कंपनी बना दिया, तो उसी वक्त जो उसके कॉम्पिटिटर थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने इन हाउस ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप्स देने शुरू कर दिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के हवाले से। तो होना क्या था, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इनकी सेल बिल्कुल गिर गई और कॉम्पिटिटर्स आगे निकल गए, और इतना बड़ा फैसला तक वॉल स्ट्रीट ने बता दिया। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने उस प्रेसिडेंट को और जो दूसरे एग्जीक्यूटिव्स थे उनको फारिग किया, और उसके बाद वो एक शख्स था लॉ गर्सनर, जो कि CEO था उस वक्त आई बिलीव नेबिस्को कंपनी का, और वो बिलोंग करता था जो दुनिया की टॉप मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म थी वो थी मैकेंजी, वहां से उसको लेके आए। उसने आगे सबसे पहले क्या किया कि एक स्पेशल टीम बनाई और उस टीम को ये टास्क दिया कि आप लोग पूरे मुल्क में फैल जाओ और सबसे इंटरव्यू करो कि और ये जानने की कोशिश करो कि IBM की सेल क्यों गिरी। जब उन्होंने ऐसा किया तो ये पता चला कि पहले जो सेल्स पर्सन थे IBM के वो हैंड टू हैंड, शोल्डर टू शोल्डर काम किया करते थे कस्टमर के साथ, और ये सोचा करते थे कैसे कस्टमर की इन्वेस्टमेंट जो है IBM में हो और दोनों को फायदा हो, IBM को भी और कस्टमर को भी। लेकिन अब क्योंकि अब सेल्स पर्सन के पास टाइम ही नहीं होता, वो इन सब चीज़ों में उलझा रहता है, दूसरी तो वो अब फील्ड में होता ही नहीं है। तो उसके बाद CEO ने सबसे पहले 2 फैसले लिए। एक तो उसने सेल्स फोर्स को बढ़ाया और दूसरा उसने जितने भी बैक ऑफिस के और इंजीनियर लोग थे सारे टीम में, उन सबको भी सेल्स की जो है ना वो ट्रेनिंग दी और उनको भी फील्ड पर निकाल दिया, और ये लागू कर दिया कि 75% टाइम जो है वो उनका फील्ड पर गुजरना चाहिए। उसके अलावा उसने एक फैसला और किया कि अगर पेपर वर्क की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए सेल्स असिस्टेंट रखे जाएंगे। उसने वो काम भी किया। होना क्या था, थोड़े से ही अरसे में सेल्स ज़बरदस्त ऊपर चली गई और कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ गई और 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये वो कहानी थी जिससे हमें पता चलता है कि टीचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड होना कितना इंपॉर्टेंट है, एडवाइजर होना कितना इंपॉर्टेंट है सेल्स पर्सन के लिए। तो ये ट्रायंगल था आपका द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ सेलिंग। तो अब इंशाल्लाह इससे रिलेटेड 3 स्ट्रेटजीज के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।